कल तक हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम आपसे गुटनिरपेक्षता के कारण क्या थे, आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके संबंध में कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। कुछ कारण जो महत्वपूर्ण कारण हैं, हमने पहले भी शेयर किया है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आज शेयर करते हैं। सबसे पहला कारण द्विध्रुवीयता था, बाइपोलरिज्म। आप सबको पता है कि 1945 के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बँट गई। और ऐसी स्थिति में जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। 2 ही विकल्प थे, या तो वो साम्यवादी ध्रुव के साथ जुड़ें, या तो वो पूंजीवादी ध्रुव अमेरिका के साथ जुड़ें। यही 2 विकल्प था। और जैसा कि अ, माओ त्से तुंग कहा करते थे, दुनिया में 2 ही रास्ते हैं, एक मास्को की तरफ जाता है और दूसरा वाशिंगटन की तरफ जाता है। तो 1945 के बाद स्थिति यही थी। अधिकांश खासतौर पे ऐसे राष्ट्रों की जो लंबे समय तक उपनिवेशवादी सत्ता के अधीन थे और बाद में उनको आज़ादी मिली, तो और वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। आर्थिक रीस्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर, पुनर्निर्माण, पुनर्संरचना करना चाहते थे। और ऐसी स्थिति में उनके सामने 2 विकल्प था कि वो दोनों में से किसी एक ग्रुप का चुनाव करें। और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो थे, उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं और इसलिए वो दोनों में से किसी भी गुट में नहीं मिल सकते थे। और ये एक बहुत बड़ा कारण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरू होने का। इसके अलावा दुनिया में मिलिट्री अलायंसेज, बहुत सारे मिलिट्री अलायंसेज बन रहे थे उस समय। और अ, सैनिक गठबंधन और बहुत सारे राष्ट्र जो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को लेके जो चिंतित थे, वो किसी न किसी गठबंधन से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रमुख गठबंधन तो नाटो और वार्सा था, जिसके बारे में हम लोग आपसे चर्चा कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी गठबंधन बन रहे थे, जैसे अरब लीग था और सेंटो था, सीटो था। ये कुछ ऐसे गठबंधन थे जो जिससे बहुत सारे राष्ट्र जुड़ रहे थे। तो एक तरह की जो स्थिति बन रही थी कि जो इंस्टेबिलिटी, अस्थायित्व की स्थिति थी, अस्थिरता की स्थिति थी और सिक्योरिटी, सुरक्षा का जो प्रश्न था, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था इन राष्ट्रों के दिमाग में। और वो चाहते थे कि खुद को शक्ति और प्रतिस्पर्धा और सत्ता या प्रभाव, प्रभुत्व और वर्चस्व की राजनीति से खुद को अलग रखें। तो एक ये भी कारण था, मिलिट्री अलायंसेस से अपने आप को दूर रखना एक उद्देश्य था उनके दिमाग में। इसलिए भी उन्होंने इस तरह के आंदोलन की तरफ अपना रुख किया और एक नया रास्ता अपनाने की कोशिश की। एक ऐसा रास्ता जहां पर उन्हें प्रभुत्व का भय ना हो, जहां पर वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकें, जहां पर वो विदेश नीति को दूसरे महाशक्तियों के प्रभावों से मुक्त कर सकें। तो ये उनके दिमाग में बात थी। नेशनलिज्म और स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुरू से हम लोग इस पर चर्चा करते आ रहे हैं कि जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांत में भी ये लिखा है कि दे शुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। उन्हें एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। तो जो राष्ट्रवाद की भावना थी उनके अंदर कि वो अपने आप को, अपनी संप्रभुता को बना के रखें, अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बना के रखें और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बना के रखें, किसी भी देश का प्रभाव उनकी विदेश नीति पे पड़ने ना पाए। तो ये जो आकांक्षा थी, ये जो स्पिरिट थी, ये जो भावना थी, इसने भी उन राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में संगठित करने का काम किया। फिर आप ये जानते हैं कि उस समय कोल्ड वार, शीत युद्ध जो है, क्लाइमेक्स पे था, चरमोत्कर्ष पे था। और ये राष्ट्र स्वयं को शीत युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो अपने आप को शीत युद्ध से पृथक रखना चाहते थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को परिभाषित भी इसी तरह से किया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता जो है, वास्तव में शीत युद्ध से तटस्थता है कि वो शीत युद्ध में अपने को सम्मिलित नहीं करना चाहते थे और शीत युद्ध को से अलग रहना चाहते थे, क्योंकि शीत युद्ध इतना भयावह स्थिति में पूरी दुनिया में आ गया था कि ऐसा लगने लगा, कई बार ऐसा लगने लगा कि दोनों विश्व शक्तियों, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो टकराव की स्थिति है, वो नए युद्ध को जन्म दे सकता है, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है। तो तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा था, उस खतरे से खुद को दूर रखने के लिए
और शीत युद्ध की विभीषिका से अपने आप को दूर रखने के लिए इन लोगों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किया और बहुत सारे राष्ट्र जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ने लगे। इनका कंसेप्ट था कि पावर पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे, शक्ति की राजनीति में भाग नहीं लेंगे, ये उनकी अवधारणा थी। और इसी अवधारणा को आगे जो है उन्होंने बढ़ाने की चेष्टा की। तो शक्ति की राजनीति में भागीदारी उनका नहीं होना चाहिए, वो शक्ति की राजनीति में अपने आप को पृथक करें, ये उनके उद्देश्य था, यही उनका सिद्धांत था। और इसी उद्देश्य और सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर विश्व शांति की स्थापना एक दूसरा लक्ष्य था। आपस में जो राष्ट्र थे एक दूसरे को सहयोग करना चाहते थे और एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से खुद को स्थापित करने में लगे हुए थे। उनका जो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर था, आर्थिक पुनर्संरचना थी और जो विकास की प्रक्रिया थी, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उनकी एक आवश्यकता थी कि वो युद्ध से दूर रहें, विश्व शांति का समर्थन करें और म्यूचुअल कोऑपरेशन को, जो छोटे-छोटे राष्ट्र थे, जो कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो विकासशील राष्ट्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर वो आगे बढ़ना चाहते थे। फिर एक और महत्वपूर्ण बात थी तकनीकी और आर्थिक विकास की जरूरत। जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, खास तौर पे तृतीय विश्व के जो देश हैं या जितने भी राष्ट्र थे, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया के जितने भी राष्ट्र थे, सारे के सारे राष्ट्र किसी न किसी देश के उपनिवेश थे और उनके यहाँ तकनीकी और आर्थिक विकास बिल्कुल कम थे। साक्षरता का स्तर भी बहुत कमजोर था। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि उनके यहाँ भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उनकी पहली प्राथमिकता थी कि उनके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर वो शक्ति की राजनीति से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनके मस्तिष्क में आर्थिक और तकनीकी विकास का जो भी ताना बाना है वो कमजोर पड़ जाएगा और उनका जो रिस्ट्रक्चर है, पुनर्संरचना या उनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। और ये भी एक उद्देश्य था कि वो महाशक्तियों से खुद को, महाशक्तियों की राजनीति से खुद को पृथक रखना चाहते थे, शीत युद्ध के प्रभाव से खुद को पृथक रखना चाहते थे और एक नई धारा, एक नई परंपरा में या एक नया आंदोलन चलाना चाहते थे, एक नए गुट का निर्माण करना चाहते थे जिसके साथ वो सभी लोग जुड़ सके। शीत युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बहुत बड़ा कारण था शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध के ने इन राष्ट्रों को प्रेरित किया कि आप लोग एक साथ आए, एक मंच पर इकट्ठा हो और एक मंच पे इकट्ठा होके इन शीत युद्ध की जो प्रक्रिया है इससे अपने आप को अलग रखें। साइकोलॉजिकल कंपल्सन, मनोवैज्ञानिक मजबूरी भी थी कि एक उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद आप कह सकते हैं कि एक नए तरीके का उपनिवेशवाद शुरू हो रहा था और वो उसको साइकोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक उपनिवेशवाद या नव उपनिवेशवाद, या उसी को इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म की बात किया जाने लगा। आर्थिक उपनिवेशवाद कि राजनैतिक रूप से तो आपको आजादी मिल गई, लेकिन आर्थिक रूप से आप अभी भी, जो नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अभी भी यूरोपीय राष्ट्रों और अमेरिका और सोवियत संघ जैसे आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रों के ऊपर निर्भर थे। तो ये जो साइकोलॉजिकल कंपल्सन था, मनोवैज्ञानिक मजबूरी थी कि अपने आप को वैचारिक उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाना, मनोवैज्ञानिक उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाना और जो आर्थिक उपनिवेशवाद था जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म के रूप में परिभाषित किया जाने लगा, उससे भी अपने आप को मुक्ति दिलाना चाहते थे और इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बाद में आगे आया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और गैर हस्तक्षेप इन राष्ट्रों की एक विशेषता थी। इनके सिद्धांत में भी ये बात थी कि वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं और किसी भी दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, एक दूसरे की एकता अखंडता को सम्मान देते हैं। आगे चल के हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इनका सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों के आधार पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक हुए। जब हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विकास, आंदोलन के विकास की बात करेंगे तो उसमें ये बात आएगी कि कौन से ऐसे मुद्दे थे, तो उन मुद्दों पे आपको बहुत सारी बातें दिखाई पड़ेंगी। तो एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, वो चाहते थे जियो और जीने दो की राजनीति, कि आप भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। तो ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करते थे
और इसके साथ ही साथ वो एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, एक अहस्तक्षेप की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये महत्वपूर्ण बात थी उनके साथ। इसके अलावा ये जो भी राष्ट्र थे, ये अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में स्थापित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनकी भी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इनकी भी पहचान बने, इनकी भी आइडेंटिटी बने। और ये आइडेंटिटी तभी बन सकती थी जब ये विकासशील राष्ट्रों की दौड़ में या विकासशील राष्ट्रों की श्रृंखला में शामिल हो जाएं, तभी ये बन सकती थी। और ये उस समय हो सकता था जब इस शक्ति की राजनीति से पृथक रहें और पावर पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा न पड़े, तभी इनकी एक अलग आइडेंटिटी बन सकती थी। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे, बहुत सारे ऐसे नेता भी थे जो उभर रहे थे, पूरी दुनिया में उनका काफी प्रभाव था। पंडित नेहरू हो गए, मार्शल टीटो हो गए, या अब्दुल नासिर, गैमाल अब्दुल नासिर हो गए। तो ये जो है कुछ ऐसे थे जिनकी प्रतिष्ठा भी विश्व स्तर पर थी, और वो अपने आप को, दूसरे राष्ट्र जो थे वो भी अपने आप को एक पहचान देना चाहते थे विश्व स्तर पर। एक और बड़ी बात थी, स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने की महत्वाकांक्षा थी। ये चाहते थे कि उनकी विदेश नीति पर किसी अन्य देश का प्रभाव ना हो। वो चाहते थे कि उनकी विदेश नीति उनके हिसाब से चले, और मतलब अपनी विदेश नीति जो है अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जनता के हितों के अनुसार, अपने राष्ट्र के हितों के अनुसार वो विदेश नीति को संचालित करें। ये उनके मन में कंसेप्ट था, जिसके कारण उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी बात हम कर चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द प्राइमरी नीड ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज। जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, आवश्यकता थी आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति। तो ये इस पर चर्चा हम लोग कर चुके थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक आम बात थी। आजादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो इनस्टेबल रहे, वहां पे राजनीतिक अस्थिरता रही, और वो जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसमें कहीं ना कहीं इन महाशक्तियों का कोई ना कोई योगदान था। जैसे आप देखें कि लंबे समय तक अफगानिस्तान अस्थिर रहा, और उसका कारण क्या था? सोवियत संघ की उपस्थिति उसमें रही, फिर अमेरिका ने उसका प्रतिरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक जो है लोकतांत्रिक रीति से चुनी हुई सरकारों की स्थापना नहीं हो पाई, और कुछ देशों में अगर हो पाई तो वो अस्थिर रही, और बीच बीच में उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आता रहा। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो इन देशों के दिमाग में था कि वो अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, राजनीतिक स्थिरता लाएं, और राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए इक्विडिस्टेंस थ्योरी, इक्विडिस्टेंस मतलब समान रूप से दूरी का सिद्धांत, यानी हम अमेरिका से भी दूरी और सोवियत संघ से भी दूरी, इक्विडिस्टेंस थ्योरी का जो अनुसरण था वो ये राष्ट्र करना चाहते थे, और इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती। ये एक महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको ग्राफ डिजाइन बनाया है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता है, और ये इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक से समान रूप से दूरी का समर्थन करता है। यूएस ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। आप नीचे ये देख सकते हैं, इसमें इसका जो कंसेप्ट है, ये जो है कि शीत युद्ध जो था, सोवियत ब्लॉक और यूएस ब्लॉक के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, उससे इक्विडिस्टेंस बनाना चाहते थे। और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के कुछ सकारात्मक तत्व थे, कुछ नकारात्मक तत्व थे। नकारात्मक तत्व क्या थे? शीत युद्ध का विरोध, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे अभी। शक्ति की राजनीति में गैर भागीदारी, वो पावर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, इसकी बात भी हमने आपसे किया। शीत युद्ध के गठजोड़ का विरोध, जो अलायंस था कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान जो सैनिक संधियां बन रही थी, मैत्री संधियां जो बन रही थी, बहुत सारे देश उन संधियों के साथ एकजुट हो रहे थे, जुड़ रहे थे, उसका विरोध भी ये लोग करते थे। ये नकारात्मक तत्व एक तरह से था। और सैनिक गठजोड़ का विरोध, ये भी एक पॉइंट था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। कुछ सकारात्मक तत्व से क्या थे? सकारात्मक ये तत्व ये थे कि इक्विडिस्टेंस की बात तो थी, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे।
दोनों ब्लॉक, दोनों गुटों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे। शक्ति की राजनीति से अपने आप को दूर रखते हुए और मतलब एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या बाइलैटरल द्विपक्षीय संबंध ये सभी देश दोनों देशों से स्थापित करना चाहते थे, रूस से भी और अमेरिका से भी, क्योंकि तात्कालिक तौर पर इनकी ये आवश्यकता थी कि दोनों के साथ रह के अपने विकास को गति प्रदान करें। फिर विकास के लिए आपसी सहयोग इनका एक उद्देश्य था। शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन इनका उद्देश्य था। उपनिवेशवाद का विरोध ये करना चाहते थे। बहुत सारे राष्ट्र जो थे, जो अभी भी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन थे, उन राष्ट्रों को मुक्त कराने का आंदोलन भी इन राष्ट्रों के द्वारा समर्थित किया गया। बहुत बाद में कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो बहुत बाद में आजाद हुए और उन राष्ट्रों की आजादी के लिए बहुत सारा प्रयास गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के माध्यम से या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा किया गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का व्यापक विरोध इनके द्वारा हुआ। जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, काफी समर्थन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका को मिला, जिसका परिणाम यह था कि वहां पे रंगभेद की नीति समाप्त हुई। नामीबिया को आजादी मिली। तो कुछ ऐसे देश थे जो अभी भी गुलाम थे, औपनिवेशिक सत्ता के अधीन थे, उनकी मुक्ति के लिए संघर्ष भी इन लोगों का उद्देश्य था। तो ये एक जो पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया कि गुटनिरपेक्षता का तत्व, वास्तव में तत्व क्या था, सकारात्मक तत्व और नकारात्मक तत्व, ये आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग गुटनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि हमने आपसे चर्चा की थी शुरू में ही कि पश्चिम के जो राष्ट्र थे वो गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर बहुत अधिक संतुष्ट नहीं थे। वो ये चाहते थे कि जितने भी नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो किसी न किसी रूप में एक अथवा दूसरे गुट के साथ संबद्ध हों और उनकी शक्ति को या उनके प्रभाव को विस्तारित करें। ये उनका कंसेप्ट था। तो आलोचना भी उनके द्वारा भी की जाती है और सामान्य आलोचना भी किया जाता है। पहली बात यह है कि गुटनिरपेक्षता एक अवास्तविक और आदर्शवादी सिद्धांत है, क्योंकि इसमें केवल आइडियल्स हैं, यूटोपियन जिसको आप कहते हैं, काल्पनिक सिद्धांत है। काल्पनिक सिद्धांत यह है कि बहुत सारे राष्ट्र जो अपने आप को गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहते थे, लेकिन वो बहुत सक्रियता से किसी न किसी महाशक्ति के साथ जुड़े हुए थे। उनके हित किसी न किसी महाशक्ति से संबद्ध थे और बहुत से ऐसे देश थे जो किसी न किसी रूप में किसी भी महाशक्ति से जुड़े थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि निष्क्रियता और शांतिवाद का एक सिद्धांत है, अर्थात ये कुछ करना नहीं चाहते, निष्क्रिय रहना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी आलोचना गुटनिरपेक्षता की भी की जाती है। और दूसरी बात ये डबल अलाइनमेंट की बात है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ आलोचक ये कहते हैं गुटनिरपेक्षता एक दोहरी संलग्नता है। दोहरी संलग्नता का मतलब ये होता है कि कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहते थे और सोवियत रूस के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहते थे। तो इस तरह से दोहरी संलग्नता की नीति गुटनिरपेक्ष जो आलोचक हैं वो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को दोहरी संलग्नता की रीति कहते हैं। एक आलोचना यह भी की जाती है कि गुटनिरपेक्षता एक प्रासंगिक सिद्धांत नहीं रह गया है, खास तौर पे 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये बात उभर कर सामने आने लगी कि जब गुट नहीं रह गए, गुट समाप्त हो गए, तो गुट निरपेक्षता काहे के लिए। तो गुट निरपेक्षता उस समय प्रासंगिक थी जब गुट थे, लेकिन जब गुटों का अंत हो गया तो गुट निरपेक्षता का भी अंत हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत लंबे समय से 1990 से लेकर लगातार जकार्ता में जो सम्मेलन हुआ गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का, वहां पे जो है प्रश्न उठाया गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को सार्थक कैसे बनाया जाए, या गुट निरपेक्ष आंदोलन का औचित्य क्या रह गया है। ये जो सदस्य देश थे, सदस्य राष्ट्र थे, इन लोगों में भी ये चर्चा रही। तो ये माना गया कि जब गुट नहीं है तो गुट निरपेक्षता का मूल्य नहीं है। तो ये एक आलोचना की जाती थी। अब प्रासंगिकता कुछ आप देख लें, जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि ये यथार्थवादी सिद्धांत है, ये व्यावहारिक अवधारणा है। व्यावहारिक बात ये थी कि तात्कालिक तौर पे आजाद हुए ये राष्ट्र किसी भी दशा में सत्य की राजनीति में अपने आप को उलझाकर नहीं रख सकते थे। इनको अपने आप को सत्य की राजनीति से पृथक करना था। ये जो है महत्वपूर्ण बात थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भागीदारी करना चाहते थे और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। कोरिया का युद्ध हुआ, भारत की उसमें सहभागिता थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बहुत सारे शांति अभियान चलाए गए, उसमें भारत और उसके साथ ही साथ बहुत से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भी थे, उन्होंने भी सहभागिता किया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये लोग अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। औपनिवेशिक वर्चस्व से मुक्ति में सहायक था कि उपनिवेशवाद की आलोचना करते थे और ये चाहते थे कि उपनिवेशवादी व्यवस्था एक तरह से पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसके लिए इन्होंने संघर्ष भी किया और जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे उनके ऊपर दबाव भी बनाया कि आप उपनिवेशवादी व्यवस्था को खत्म करें। और दूसरी एक बात थी, शीत युद्ध को तनाव शैथिल्य में बदलने में, शीत युद्ध की विभीषिका को कमजोर करने में, शीत युद्ध की धार को कम करने में भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की महती भूमिका थी। तो ये कुछ विशिष्टता, कुछ प्रासंगिकता है। ये आपका प्रश्न समाप्त हो गया और अब इसके बाद जो है